बिहार की राजनीति में हमेशा से ही कुछ ना कुछ नया और अलग होता आया है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति को जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा समझने लग जाओगे, बिहार की राजनीति ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है अचानक से, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फिलअप कर दिया है। राज्यसभा का नॉमिनेशन फिलअप करने का मतलब साफ है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब नया सवाल ये आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा बिहार का अगला। तो दोस्तों, पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि क्या है इस टॉपिक में आपके एग्जाम से ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे हम सेक्शंस, आर्टिकल्स, अनुच्छेद की बात करेंगे, बहुत सारे अधिकारों की बात करेंगे। गवर्नर क्या करता है, उसका क्या अधिकार है, सीएम क्या करेगा, उसका क्या अधिकार है, ये तमाम जानकारियां मैं आप लोगों को यहाँ पर दूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कहानी क्या नजर आती है। तो नीतीश कुमार ने दोस्तों राज्यसभा का नॉमिनेशन, राज्यसभा के इलेक्शन का नॉमिनेशन फिलअप कर दिया है। राज्यसभा में 16 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं। 16 मार्च को इलेक्शन हो रहे हैं राज्यसभा में। ठीक है बच्चे, और आप लोग देखोगे बिहार की कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो 16 सीटें आप लोगों को दिखाई देंगी। एक नियम ये कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जैसे स्टेट असेंबली में, जैसे नीतीश कुमार है बिहार स्टेट असेंबली में मेंबर है, तभी तो सीएम है भाई साहब। तो ये बिहार बिहार की स्टेट असेंबली में अगर ये है, तो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल असेंबली में यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो इन्होंने कैसे यहाँ पर राज्यसभा का नॉमिनेशन कर दिया है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है भैया, इनको सीएम का पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, कल ही इन्होंने नॉमिनेशन यानी कि नामांकन भरा है अमित शाह की प्रेजेंस में। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा बिहार का। ये पूरा मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज और है। तो देखिए, इनका ये कहना था नीतीश नीतीश कुमार का, देखिए यहाँ पे राजनीति में ना कहा कुछ और जाता होता कुछ और है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बहुत सारे सेशन ऐसे कर चुका हूं। जैसे ये इन्होंने शपथ ली थी 3 महीने पहले, ये बिहार के सीएम के, तभी मैंने एक बात कहा था कि बेटा देख लेना, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने से ज्यादा नहीं हो आप यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी ने आपको एक टर्म झेल लिया है, दूसरी टर्म आपको नहीं झेलेगी। क्योंकि बीजेपी को पिछले टर्म में ही पता चल गया था कि उसके पास बहुमत है भाई, और इस बार और ज्यादा पता चल गया है कि हाँ भाई उसके पास बहुमत है। तो तुम्हारे को खाली झुंझुना थमा रही है 3-4 महीने के लिए। खैर जो भी हो अंदर की बात, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जी का कहना है कि मैं चाहता था कि चारों सदनों में मैं काम करूं। तो लोकसभा लोकसभा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा बिहार की मैं काम कर चुका हूं, लोकसभा में काम कर चुका हूं, बचा क्या है, तो राज्यसभा बचा है, तो राज्यसभा में काम करना चाहता हूं। यही उन्होंने कह के नामांकन किया हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए नीतीश कुमार का थोड़ा सा पॉलिटिकल करियर देख लेते हैं। नीतीश कुमार वो सीएम है जिन्होंने 10 साल, 10 साल नहीं 10 बार शपथ लिया है। ठीक है बच्चे, 10 बार शपथ लिया है, और किसका, बिहार के सीएम का। ठीक है बच्चे, पॉलिटिकली एंटर होते हैं 1985 में, और जनता दल के तरफ से एंट्री करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ये आते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी पार्टियों के साथ जुड़ते हैं। इन्होंने कांग्रेस के साथ भी जुड़ के गठबंधन की सरकार बनाई है, इन्होंने आरजेडी के साथ भी जुड़ करके बनाई है, इन्होंने सबके साथ जुड़ करके तकरीबन बना ही लिया है। और अब देखोगे सबसे ज्यादा जो इनका गठबंधन चला है वो एनडीए के साथ चला है, यानी कि बीजेपी के साथ चला है। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि बिहार की राजनीति में इनका एक बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है, क्योंकि 10 बार ये शपथ ले चुके हैं बिहार की राजनीति की। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जो है सबसे लंबे कार्यकाल के लिए काम करने वाले सीएम में से एक है। आप देखोगे तकरीबन 20 साल से ज्यादा, 20 साल से ज्यादा इनका पॉलिटिकल करियर आपको देखो, 20 साल तो क्या 30 साल से ज्यादा इसका पॉलिटिकल करियर आप लोग देखोगे। इनका जो रेजिग्नेशन है ये बता रहा है कि आने वाले समय में कोई ना कोई सीएम बनेगा। ठीक है बच्चे, रेजिग्नेशन खैर अभी दिया नहीं है, लेकिन देंगे, क्योंकि राज्यसभा में अगर सिलेक्ट होते हैं डेफिनेटली इनको सीएम का पद छोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो एनडीए का जो अलियांस है, एनडीए के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, यानी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो हो सकता है कि बीजेपी का कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ पे आए और सीएम की कुर्सी संभाले। वो बात अलग है कि देखा जा रहा है कि जेडीयू के पास क्या इनके पास कोई ऐसा चेहरा है जो सीएम बनने का काबिल है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे मौके का फायदा कौन उठाएगा,
जाएगा, तो बीजेपी यहाँ पे मौके का फायदा उठाती हुई नजर आएगी। क्लियर अपन बच्चे, याद रखना। और अगर बीजेपी का कोई नेता बन जाता है सीएम, तो डेफिनेटली जेडीयू केवल और केवल एक जूनियर पार्टनर के रूप में ही रह जाएगी सिमट के बिहार की राजनीति में। और बड़ी पार्टनर कौन बन जाएगी भाई साहब? तो एनडीए बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं जो कि चर्चे में आ चुके हैं नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद। आप देखोगे आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 जो आपका चर्चा में आ रखा है, क्योंकि आर्टिकल 164 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कि गवर्नर साहब जो हैं, यानी कि बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल सर जो हैं, ठीक है, यही नियुक्ति करते हैं, यही नियुक्ति करेंगे। हालांकि मैं बिहार का एग्जांपल ले रहा हूं, पर ये नियम ये है कि कोई भी राज्य का गवर्नर ही वहां के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और शपथ दिलवाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल सर क्या करेंगे, नियुक्ति करवाएंगे। और रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा भी राज्यपाल को ही दिया जाएगा सीएम के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो नीतीश कुमार ने इन्हीं को अभी दिया नहीं है, इन्हीं को अब आने वाले समय में रेजिग्नेशन देंगे। क्लियर पॉइंट। तो ये आर्टिकल 164 कहता है। आर्टिकल 164 का 2, आर्टिकल 164 का 2 कहता है कि नीतीश कुमार की जो असेंबली में जितने भी आप लोगों को दिखाई देंगे एमएलए, जितने भी एमएलए यानी पूरी पूरी काउंसिल है ना, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी की पूरी आप लोग देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल हो गया, यानी कि जवाब किसको देगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को देगी। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या है टेन्योर कंटिन्यूज। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे उनका कार्य, उनके जो पार्टी का कार्यकाल चल भी सकता है और बिखर भी सकता है। कैसे, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अगर उनकी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है, अगर उनकी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है तो जाहिर सी बात है वो चलती रहेगी। अगर उनकी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ करने में फेल हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए तो उनके पास 50 एमएलए उनके कहीं और खिसक गए, किसी और के पास चले गए, तो जाहिर सी बात है भैया उनकी पार्टी कमजोर होती हुई नजर आएगी। जब उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी तो मे बी वो बहुमत ना पेश कर पाए, बहुमत पेश नहीं कर पाएगी, मेजोरिटी पेश नहीं कर पाएगी, तो उनको अपनी सरकार गिरानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे द चीफ मिनिस्टर डज नॉट रिजाइन वॉलंटरीली। ऐसा कहा जा रहा है, क्या ये सच है? नहीं बच्चों, ये सच नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर या कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे सकता है, रिजाइन कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पे इनके रेजिग्नेशन देने पे तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी सरकार चलेगी नहीं चलेगी ये एक मुद्दा है डिबेटेबल। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मे बी मेजोरिटी ना प्रूव कर पाए, मे बी यहाँ पे एमएलए को अब दोबारा से खरीदना बेचना शुरू हो जाए, होड़ तो लगी जाती है भाई साहब, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन ऑन वॉलंटरी रेजिग्नेशन, यानी कि आप अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे रहे हो, इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रुकावट नहीं है। अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या क्या फॉलो किया जाएगा इनके रेजिग्नेशन के बाद। ठीक है, देखिए चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देने वाले हैं, तो भैया गवर्नर सर को देंगे। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जो इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अब ये आगे गवर्नर किसी और लीडर को बुलाएंगे, कहेंगे कि भैया कौन यहाँ पे सीएम बनने के काबिल है, तो वो पार्टी जो कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ करेगी वो गवर्नर सर के पास जाएगी और बोलेगी कि भैया मुझे अब हमें सीएम बनना है, आप बताओ। तो मेजोरिटी प्रूफ करने के बाद कोई भी पार्टी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार को यहाँ पे बुलाया जाएगा कि भैया बताओ क्या है तुम्हारी पार्टी का। तो नीतीश कुमार की पार्टी में कोई ना कोई ऐसा होगा, है ना, जो आएगा और मेजोरिटी प्रूफ करके सीएम बनेगा। ठीक है, चाहे वो एनडीए की तरफ से भी हो ही सकता है और ज्यादातर चांसेस एनडीए की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो गवर्नर जो होंगे इनवाइट करेंगे दूसरे लीडर को कि चलो भैया आप लोग मेजोरिटी प्रूफ करो, और नया चीफ मिनिस्टर जो होगा वो शपथ लेगा फिर से आर्टिकल 164 के अंडर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप देखोगे राज्यसभा का कैंडिडेचर। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा का जो कैंडिडेट बनेंगे तो इसमें कौन सा आर्टिकल सामने आ रहा है, तो आप देखोगे आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या कहता है, आर्टिकल 80 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 80 कहता है कि जब भी कोई स्टेट असेंबली से राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ पे उनका जो इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, उनका इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि यहाँ पे जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ठीक है बच्चे, इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि यहाँ पे जनता पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। तो जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो कौन पार्टिसिपेट करेगा भाई साहब, तो यहाँ पे जो एमएलए है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए जो हैं वो यहाँ पे वोट करेंगे नीतीश कुमार को, और अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं, उनके पास अच्छा खासा वोट आ जाता है जीतने के लिए, तो वो राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, यानी कि आप क्या देखोगे आर्टिकल 80 क्या बता रहा है, गवर्न करता है कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में आप कैसे जाने वाले हो, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलए
थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सिंगल यहाँ पे एक प्रोपोर्शनेट मेथड आता है कि किस तरीके से आप लोग चेंज करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मतलब क्या होता है कि मैंने अगर किसी एक कैंडिडेट को वोट दे दिया और मेरा वाला कैंडिडेट नहीं जीतता है, तो मेरा वोट किसी और कैंडिडेट को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा जिसके पास इससे ज्यादा बहुमत है, तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। ठीक है, एक ही वोट दूंगा, वो भी ट्रांसफरेबल वोट होगा। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल मेथड। ठीक है, लेकिन ये कौन वोट देने वाला? केवल और केवल एमएलए ही वोट देने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रख लें। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इनका अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल 102 भी काफी चर्चे में आ रहा है कि आर्टिकल 102 ये बताता है कि क्या नीतीश कुमार क्वालिफाई करते हैं राज्यसभा में जाने के लिए। भाई उन्होंने तो बोल दिया मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं, और लोगों ने बोल दिया, एमएलए ने बिहार असेंबली के, कि हाँ भैया मैं तो सपोर्ट करने वाला, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार क्वालिफाई है कि नहीं है? तो यहाँ पे नीतीश कुमार क्वालिफाई हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 102 जो दिया जा रहा है हमारे संविधान का, उसने साफ बोल दिया है कि देर इज नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नीतीश कुमार जी, कि कोई भी, जैसे कि मान लीजिए उनका एज भी पूरा हो ही रहा है, एज क्राइटेरिया है ही है, और वो पद अपना छोड़ के आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी दोस्त संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, अपना पद छोड़ के आ ही रहे हैं, कोई ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उनका। यानी कि आप देखोगे आर्टिकल 102 क्या बताता है कि कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार का देखोगे कि डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब इनका तय हो चुका है जाना कि भैया राज्यसभा में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि क्या नीतीश कुमार के हटने के बाद राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हालांकि रूल में तो दोनों ही है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। रूल में क्या है कि देखिए, अगर कोई मेजोरिटी बनती ही नहीं है, अगर कोई मेजोरिटी बनती ही नहीं है लंबे समय तक, ठीक है, तो गवर्नर क्या करेगा? 56 की मांग कर लेगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर लेगा। जैसे मान लीजिए कि एनडीए भी बहुमत साबित नहीं कर पाती है, और भी कोई पार्टीज हैं, ठीक है, आरजेडी वगैरह हैं, ठीक है, ये लोग भी अगर नहीं साबित कर पाते हैं अपने बहुमत को, तो जाहिर सी बात है कौन सीएम बनेगा? कोई बनने लायक ही नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 356 अप्लाई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि भाई एनडीए के पास ही बहुत सारी सीटें हैं, तो यहाँ पे ये वाला तो खैर कंडीशन आएगा नहीं, तो राष्ट्रपति शासन भारत में लागू होगा नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू होने का कोई मशीनरी फेल हो जाए, यानी कि जो बिहार की सरकार ही फेल हो जाता, सरकार थोड़ी फेल हो रही है यार, यहाँ पे तो बंदा रिजाइन कर रहा है, तो कोई ना कोई सीएम आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर आर्टिकल 356 लगाया जाता है ना भाई साहब, तो आर्टिकल 356 तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये बंदा भैया अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, इस्तीफा दे रहा है, वॉलंटरी अपनी मर्जी से दे रहा है। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल 356 भी नहीं लगेगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना है। ये सारी सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो भी प्रेजेंट रूल यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 10th शेड्यूल, क्या 10th शेड्यूल के तहत जो एक आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ये एमएलए की मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है नीतीश कुमार की? क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता? चले देखते हैं। पहले समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। अपनी पार्टी जो जीत चुकी है, अपनी पार्टी जो जीत चुकी है, यानी कि जो पावर में है या जीत चुकी है, विनिंग पार्टी है ना, इससे अगर आप छुड़ा करके पीछा किसी और में चले आते, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी से कोई बंदा, बीजेपी जीत गई, तो कांग्रेस ने जैसे मान लीजिए कि बोला कि हमारे पास आ जाओ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए कांग्रेस में, बहुत सारे लोग अगर कांग्रेस में आ जाते हैं, है ना, तो बीजेपी हार जाएगी। तो यहाँ पे बोला गया कि भैया आपको तो बीजेपी को पूरी जनता ने जिताया है ना, तो आप तो कहीं ना कहीं जनता को धोखा ही तो दे रहे हो, कि जनता ने बीजेपी को जिताया, आपको वोट दिया कि आप बीजेपी के साथ हो इसलिए, और आप बीजेपी से निकल के कांग्रेस में चले गए सिर्फ पैसों के मामले में, सिर्फ पैसों के खातिर। तो नहीं, तो ऐसे एमएलए का मेंबरशिप कैंसिल कर दिया जाता है, एमएलए शिप कैंसिल कर दी जाती है कि भाई आज के बाद आप एमएलए नहीं रहोगे। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये क्या आर्टिकल जो हमारा ये जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 लेकर के आया गया था, और दो कंडीशन दी गई यहाँ पे। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, अ लेजिस्लेचर वॉलंटरी गिव्स ऑफ पार्टी मेंबरशिप, यानी कि अगर कोई बंदा खुद ही ये पार्टी छोड़ के और अगली पार्टी में चला जाता है, तो उसका एमएलए शिप कैंसिल हो जाएगी, या फिर अपने पार्टी के अगेंस्ट ही किसी बिल पे वोट कर देता है, किसी बिल पे यानी किसी विप पे वोट कर देता है, तो भी उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, वो एमएलए नहीं रहेगा। तो 10th शेड्यूल हमें ये बताता है कि भाई साहब धोखा मत दो अपनी पार्टी को, वरना आपका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला कंडीशन आपके साथ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये पूरा पूरा केस आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो भाई यहाँ पर क्या 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा?
नहीं लगेगा यार, धोखा थोड़ी दे रहा है, ठीक है, वो तो सीएम के पद से रिजाइन कर रहा है, रहेगा तो जेडीयू का ही ना, चाहे वो राज्यसभा में रहे चाहे यहाँ पे रहे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन बता देता हूँ, ठीक है, कि नीतीश कुमार के रेजिग्नेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आर्टिकल 164 सीखा है कि रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट गवर्नर को दिया जाएगा। आर्टिकल 80 सीखा है हम लोगों ने, जिसमें कि वोट करेंगे एमएलए सारे के सारे और तय करेंगे कि नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ भी देखा आप लोगों ने कि नीतीश कुमार पे एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए नहीं लगे क्योंकि रिजाइन करके जा रहे हैं, अपनी पार्टी को धोखा देकर के नहीं जा रहे हैं। आर्टिकल 356 हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी नहीं लगेगा, ठीक है बच्चे। तो तमाम सारी सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो नो डाउट ये एक एंड ऑफ प्रोलॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स एरा, एक बहुत ही बड़ा समय खत्म हो रहा है चीफ मिनिस्टर के तौर पे इनका, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जुड़े रहें हमारे पेज के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।